डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके बारे में ना जाने क्या क्या बोला गया। लोग उन्हें मौन प्रधानमंत्री बुलाते थे और उन पर बहुत से लांछन लगाए जाते थे। पर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सारे झूठे आरोपों को सहते हुए भी पूरी निष्ठा से अपना काम करना जारी रखा। मनमोहन सिंह आज़ादी के बाद देश के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री बने जो लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में भी 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वो भले ही लोगों के सामने खुद को एक बड़े नेता के रूप में नहीं रख पाए, लेकिन उनके किए गए सुधारों की वजह से ही हमारा देश पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना पाया। पिछले कुछ समय से भारत अब तक के सबसे बड़े बेरोजगारी संकट से जूझ रहा है। भारत की जीडीपी भी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है, जो कि विश्व में सबसे बुरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो चुकी है। ऐसे समय में मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की कमी पूरे देश को महसूस हो रही है, क्योंकि मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ बहुत ही समझदार व्यक्ति भी थे। आइए मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में आपको बताते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में एक सिख परिवार में हुआ था। पंजाब का ये हिस्सा आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। छोटी सी आयु में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था और वो उनके बेहद करीब थे। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में रहने लगा। उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर और मास्टर्स की डिग्री 1952 और 54 में हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। 1958 में उन्होंने गुरशरण कौर से शादी कर ली। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर कौर, दमन कौर और अमृत कौर। उनकी 3 बेटियां राजनीति से दूर हैं और अपने क्षेत्र में माहिर हैं। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मनमोहन सिंह ने उनसे सबसे पहली बात जो पूछी थी वो ये थी कि ग्रेजुएशन में उनकी क्या डिवीज़न आई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था 2nd डिवीज़न। इससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह शिक्षा को लेकर कितने सजग थे। 1966 से 69 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम किया। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के कारण उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडवाइज़र भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ आरबीआई, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जब देश को संकट से उभारा था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। देश उस समय बड़ी खराब स्थिति में था क्योंकि भारत का फिस्कल डेफिसिट 8.5% ऑफ जीडीपी हो चुका था और करंट अकाउंट डेफिसिट भी 3.5% ऑफ जीडीपी हो गया था। इसके साथ ही भारत के पास सिर्फ $1 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था, जिससे सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट का खर्च उठाया जा सकता था। देश के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह में विश्वास दिखाते हुए उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। मनमोहन सिंह एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, फिर भी नरसिम्हा राव ने उन्हें सीधे ही फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर बैठा दिया। बाद में वो असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। मनमोहन सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को ही जाता है। मनमोहन सिंह ने भारत के पास मौजूद सोने को दुनिया के बैंक्स में गिरवी रखकर पैसा लिया और साथ ही आईएमएफ से भी बहुत सारा धन लोन के रूप में लेकर देश को फिर से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। ये वो समय था जब भारत की इकोनॉमी को सोशलिस्ट से बदलकर कैपिटलिस्टिक बना दिया गया था। लाइसेंस राज को खत्म कर प्राइवेट बिजनेसेस को बढ़ावा दिया गया था। प्राइवेट कंपनीज के लिए कानूनों को कम सख्त किया गया और टैक्सेस में भी छूट दी गई। सेबी के माध्यम से प्राइवेट बिजनेसेस को रेगुलेट किया गया। एफडीआई से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आसान कर दिया गया और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ।
मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए इन सुधारों की बहुत से लोगों ने आलोचना भी की थी, लेकिन उस समय की कठिन परिस्थितियों से देश को उभारने का काम अगर किसी ने किया था तो वो मनमोहन सिंह थे, जिनकी प्रशंसा आज भी होती है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अगर उस समय वो सुधार नहीं किए जाते तो हमारा देश आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। ये भी सच है कि इन सुधारों के बावजूद भी बहुत से लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार का विरोध किया था और मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा तक देने की पेशकश कर दी थी, पर नरसिम्हा राव ने उनमें भरोसा बनाए रखा। मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा से ही चुनकर आते रहे हैं। एक बार मनमोहन सिंह ने चुनाव लड़कर सदन में पहुंचना चाहा था, लेकिन वो साउथ दिल्ली से 1999 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। ये सही है कि वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन वो एक नेता नहीं थे जिसे लोग चुनना चाहते थे। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर ब्रिलियंट इंसान एक अच्छा वक्ता और नेता भी हो। राज्यसभा के लिए वो सबसे पहले 1991 और बाद में 95, 2001, 2007 और 2013 में भी चुने जाते रहे। इस तरह वो लगातार 5 बार असम से चुनकर राज्यसभा में जाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इसके अलावा जब 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय मनमोहन सिंह राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे। जब संभाला प्रधानमंत्री का पद, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के बाद भी एनडीए चुनावों में पिछड़ गई। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया और यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। इसके बाद ज़्यादातर लोगों को लगा कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और उस समय मनमोहन सिंह को देश की बागडोर दे दी गई और वो देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। उनकी पत्नी गुरशरण कौर बताती हैं कि जब वो प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किए गए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। अपनी स्वेरिंग सेरेमनी के दिन उन्होंने कोई खास कपड़े नहीं पहने, बल्कि अपने उन्हीं सादे कपड़े जो कि वो अक्सर पहनते थे में ही शपथ ली। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2007 में भारत ने सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट को छुआ था और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक पहुंच गई थी। वो मनमोहन सिंह की सरकार ही थी जिसमें सेल्स टैक्स को ख़त्म करके वैट की शुरुआत की गई और बाद में उसे जीएसटी से रिप्लेस किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून भी 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही पास हुआ था। इसके साथ ही 8 नए आईआईटीज भी उनकी सरकार में ही खोले गए। 2008 में हुए मुंबई के हमलों के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना भी उनकी सरकार में ही की गई। इसके अलावा आधार, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे बहुत से अच्छे कानून उनकी सरकार में ही पास किए गए। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में 2G और कोल घोटालों ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके जीवन को दिखाने के लिए 2014 में संजय बारू नाम के एक राजनीतिक कमेंटेटर ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें अनुपम खेर मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। अनुपम खेर बीजेपी से कितना जुड़े हैं ये हम सब जानते हैं और ऐसे में वो मनमोहन सिंह की भूमिका के साथ कितना इंसाफ कर सकते थे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिल्म 2019 में चुनावों के आसपास रिलीज़ हुई थी, इसीलिए उसे बीजेपी के राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा जाता है। मनमोहन अपने दोस्तों से बहुत उत्साह से मिलते थे। पीएम बनने के बाद भी अपने बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली से वो मिले, जो 2008 में उनसे मिलने पाकिस्तान से पहुंचा था। मनमोहन सिंह फोर्ब्स की 2010 की दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों की सूची में 18वें नंबर पर थे और मैगजीन ने उन्हें नेहरू के बाद पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाला प्रधानमंत्री भी बताया था। अपने दूसरे कार्यकाल में जिन घोटालों की वजह से मनमोहन सिंह पर इतना लांछन लगा, उनमें से कुछ के बारे में कोर्ट का जजमेंट बड़ा चौंकाने वाला था। जैसे कि आउटलुक की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि 2G स्कैम कोई स्कैम था ही नहीं। इस मामले में सीबीआई का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। चाहे यूपीए गवर्नमेंट घोटालों को नहीं रोक पाई, लेकिन मनमोहन सिंह इनमें से किसी में भी शामिल हो सकते हैं,
ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति कभी नहीं मानता था। भले ही वो अपने खिलाफ लगे आरोपों का उस तरह से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।